टॉपिक्स हम लोग शुरू कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी। इस पे आज हम लोग टेम्परेचर के इफेक्ट को देखेंगे। हम लोग को ये पता है कि पिछले क्लासेस में हम लोग ओम्स लॉ को बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। उसके वेक्टर और स्केलर दोनों फॉर्म को देखे थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के भी बारे में पढ़ चुके हैं, जिसकी ज़रूरतें आज हमको इस टॉपिक्स में होने वाला है। साथ ही हम लोग रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के बारे में ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर कोई बच्चे वो पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, तभी जाके ये टेम्परेचर के ऊपर अगर रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको आज हम लोग समझेंगे। खास बात ये है कि ये 12th फिजिक्स के लिए, खास करके झारखंड बोर्ड के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तुम्हारे सिलेबस में भी है, तो इसके बारे में हम लोग को डिटेल समझना पड़ेगा, जो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और एक बात कि जो बच्चे अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए ज़रूर कर लेना, ताकि हम लोग 12th फिजिक्स के सारे टॉपिक्स एक ही जगह पर हम लोग समझ सकते हैं, जो तुम्हारे झारखंड बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। टोटल सिलेबस से रिलेटेड सारा टॉपिक्स हम लोग एक एक करके विथ नोट्स यहाँ पर पढ़ेंगे। चलो आज शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले कि रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग समझ लें कि रेसिस्टेंस होता क्या है। तो जहाँ तक हम लोग समझ पाए थे कि करंट के फ्लो, अगर करंट फ्लो हो रहा है और अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स को वो रेसिस्ट करता है, ठीक है, रोकने का काम करता है, उसी को रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंडक्टर होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंडक्टर का क्या मतलब है? तो देखो, अगर हम मान लिया जाए कि कॉपर का एक वायर लेते हैं और ये हमारा L लेंथ की एक वायर है, ठीक है। इसकी मान लिया जाए कि लेंथ अभी फ़िलहाल इसकी 5 सेंटीमीटर है। इसके लेंथ के कारण जो रेसिस्टेंस क्रिएट होगी उसी को हम लोग यहाँ पे R के रूप में दिखाएंगे। मान लिया जाए कि इसी कॉपर के वायर को हम लेंथ इसकी चेंज कर देते हैं और अब हमारा लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर का हो रहा है, ठीक है। तो लेंथ अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ जो करंट का फ्लो हो रहा था वो भी हमारा यहाँ चेंज हो जाएगा। यानी लेंथ के चेंज होने पर सेम मटेरियल, कॉपर का ये भी वायर है ए, ये भी वायर भी जो है वो कॉपर का ही है, लेकिन दोनों की लंबाई चेंज होने की वजह से हमारा रेसिस्टेंस दोनों का बदल रहा है। अगर हम यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर दें, मान लिया जाए यहाँ पर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर जो है वो समथिंग मान के चलो कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। और अगर अब हम इस वायर को ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे देते हैं, ठीक है, और अब हम इसको 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन दे देते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पर इसकी जो है वो रेसिस्टेंस चेंज हो रही है। इसका मतलब रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L और इम्प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर पर, ठीक है। यही प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर एक कांस्टेंट यूज करते हैं रो, जिसको कि हम लोग रेसिस्टिविटी कहेंगे। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो रेसिस्टिविटी जो है, जिसको एक साथ ही हम लोग लेकर चल रहे हैं, रेसिस्टिविटी ये हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल का कहने का क्या मतलब है कि मान लिया जाए कि L लेंथ का हम एक कॉपर का वायर लिए हुए हैं, ठीक है, कॉपर वायर है। इसके कारण जो रेसिस्टेंस क्रिएट होगी उसको हम लोग रीड करते हैं, पता करते हैं। उसके बाद सेम लेंथ की अगर हम एक एल्युमिनियम का वायर ले लेते हैं, अब यहाँ रेसिस्टेंस पता करते हैं, तो पता चलता है कि दोनों की जो रेसिस्टेंस है वो अलग अलग है। ये भी अपने आप में एक कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, लेकिन लेंथ ऑफ द कंडक्टर हम चेंज नहीं कर रहे हैं। चेंज क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल चेंज कर रहे हैं। एक कॉपर का है, एक एल्युमिनियम का है। इसकी वजह से हमारा जो रेसिस्टिविटी है वो चेंज हो जाता है। रेसिस्टिविटी जो है हमारा LA/RA/L के फॉर्म में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो रेसिस्टेंस की SI यूनिट है ओम, और इसकी SI यूनिट जो है ओम मीटर है। ये सारा कुछ हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। हम तुमसे विशेष इसलिए रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करने के बाद या तो टेम्परेचर उस कंडक्टर का इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे, तो उसके अनुसार हमारा ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर हम किसी एक ही मटेरियल पर बात करेंगे तो वैसे स्थिति में रेसिस्टेंस की कंपेयरिंग हो जाएगी। अगर हम मटेरियल चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अगर एक कॉपर का वायर हो और एक एल्युमिनियम का वायर हो और सेम लेंथ की हो और हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो वैसे स्थिति में रेसिस्टिविटी उसका चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली आज हमको इस दोनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और एक बात जो हम लोग अब तक समझ पाए थे कि ओम्स लॉ का एक स्केलर और एक वेक्टर फॉर्म था, जो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। स्केलर फॉर्म पे अगर हम बात करें तो V प्रोपोर्शनल टू I हम लोग पढ़े थे, V इक्वल टू RI पढ़े थे। यहीं पर हम लोग R इक्वल टू V/I का एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग समझ पाए थे, जो बेसिकली जो है वो स्केलर फॉर्म में था, ठीक है, R इक्वल टू V/I। लेकिन इसी
चैनल पे हम लोग पिछला वीडियो में ये देख चुके थे कि किसी भी कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो उसकी जो डिपेंडेंसी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ हमारा जो डिपेंडेंसी है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है, यानी आई का मान इन सारे अलग अलग रीजन्स पे डिपेंड करती है। साथ ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के भी बारे में पढ़े थे, तो पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू एल होता है, ठीक है, E इंटू एल के बारे में भी हम लोग देख चुके थे। अगर हम ये मान यहाँ पे पुट करते हैं तो अब हमारे पास जो R का मान जिसको V बाई आई कह रहे थे वो कुछ ऐसा हो जाएगा, V का मान हो गया E इंटू एल बाई वी डी ई एन ए, ठीक है। यहाँ वी डी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अपना ही मान होता है जो हम लोग ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो भी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मान है हमारे पास वो हमारे पास है ई बाई एम इंटू टाउ। टाउ क्या होता है, वो रिलैक्सेशन टाइम है, जो अभी हम लोग यहाँ फिलहाल नीचे की ओर आकर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मान बैठा देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो R इक्वल टू हमारे पास मान निकल जाएगा ई एल बाई ई एम, ठीक है, टाउ ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान हो गया इंटू ई एन ए। ये कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो मान बच रहा है वो हो गया, ये m ऊपर चला गया, ठीक है, एल एम एल बाई ई स्क्वायर एन ए टाउ, ठीक। अभी हम लोग पढ़े हैं कि रेसिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी होती है वो लेंथ ऑफ द वायर होता है या लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर होता है, यानी इसका मतलब है कि एम एन ई स्क्वायर टाउ अगर हमारा कांस्टेंट वैल्यू हो तो ये हमारे पास डिपेंडेंसी हो जाएगी। मतलब इस पूरे को अगर हम कांस्टेंट कहते हैं तो R इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, जो अब तक हम लोग समझ पाए थे। लेकिन ये एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ है क्या, ये वही रेसिस्टिविटी है जिसकी चर्चा अभी हम लोग किए हुए थे, ठीक है। तो रो जो रेसिस्टिविटी है उसका मान हो गया एम एन ई स्क्वायर टाउ। अब हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेते हैं कि कौन क्या क्या है। देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो मान है वो E है, ठीक है, E हमारे पास जो है, या यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं तो E है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम लोग को पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg ये होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो L जो है वो हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद N क्या है, तो N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी को N से इंडिकेट करेंगे। E इक्वल टू हम लोग को पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मान बच गया वो है एक रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि अगर हम लोग देखें तो किसी भी कंडक्टर में, यहाँ पर देख लेते हैं, किसी भी कंडक्टर पे अगर हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर जो है बेसिकली मान लिया जाए कि रूम टेम्परेचर बेसिकली जो है 26 या 27 डिग्री टेम्परेचर अगर हम ले लेते हैं डिग्री सेल्सियस पे, तो केल्विन पे जो वैल्यू है लगभग 300 केल्विन हो जाएगा। तो 300 केल्विन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम इधर उधर मूव करता है, जिसकी डिफिनेशन हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी में देख चुके हैं। अगर हम इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, ड्रिफ्ट के कारण यहाँ मूव करता है, इसी चीज़ को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ एटम भी होते हैं, जो एटम के कारण वो क्या होता है उसके साथ कॉलिजन होता है, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन में जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके साथ वो कॉलिजन करते हैं। इस कॉलिजन में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत होते हैं। अप्रॉक्सिमेटली अगर हम लोग बात करें तो 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचाई का अगर एक कंडक्टर ले लेते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब के अप्रॉक्सिमेटली होती है, यानी बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस कंडक्टर में मूव करते हैं रैंडम इधर उधर। तो सभी की जो रिलैक्सेशन टाइम होती है अगर उसको हम लोग सभी के साथ अगर हम एवरेज निकाल लेते हैं तो वो हमारे लिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया ऑफ द कंडक्टर, यानी इस पूरे कंडक्टर में जितने के लिए है उस सभी का हम लोगों के पास एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया। ऐसे रिलैक्सेशन टाइम जो है वो टू सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कॉलिजन होता है उसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, ठीक है।
उसके बाद हमारा एक मान बच गया ए, जिसको कि हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, यानी जो कंडक्टर लिए हुए हैं उसका अगर हम एक एरिया को कट कर देते हैं, इसी को हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर कहेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर हम लोग कहें तो हमारे पास रेसिस्टेंस के लिए जो मान निकल गया वो m/n² टाउ L/A, ये हमारा एक मान है। और यहीं से हम लोग रेसिस्टिविटी रो को भी निकाल लेते हैं, यही हमारा रेसिस्टिविटी हो गया। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग साथ में लेकर चलेंगे, जो कि आगे एक्सप्लेन करेंगे टेम्परेचर के कारण इस दोनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक बात और हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि कोई भी कंडक्टर में अगर वो रूम टेम्परेचर पे है तो वो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी रैंडम इधर उधर मूव करते हैं, लेकिन अगर यही कंडक्टर को एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर लेकर चले जाए तो यही कंडक्टर जो है हमारा एक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि रूम टेम्परेचर पर कहीं ना कहीं कंडक्टर पे प्रभाव तो पड़ता है, तो वो प्रभाव क्या पड़ता है कि रेसिस्टेंस अधिक होगा, कम होगा, यानी क्या इसके साथ चेंजिंग करेंगे जो हम लोगों को रूम टेम्परेचर के वैल्यूज़ को समझाने में मदद करेगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टिविटी क्या होती है या थर्मल रेसिस्टेंस क्या होता है, जिसको कि हम अल्फ़ा से इंडिकेट करेंगे। ये इसकी वैल्यूज़ एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे दो स्थिति लेकर चलेंगे, एक है कंडक्टर और एक है सेमीकंडक्टर। हालांकि सेमीकंडक्टर का अपना सेपरेट चैप्टर ही है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के रूप में डिवाइस जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे सेमीकंडक्टर के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल फिर भी इस वीडियो में हम लोग कुछ हद तक कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को समझने का प्रयास करेंगे। चलो देखोगे, अब हम लोग आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, पहला एक ले लेते हैं कंडक्टर पे देख लेंगे और फिर सेमीकंडक्टर पर भी हम लोग देख लेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल जो रेसिस्टेंस की बात निकल कर आई थी, जिसके लिए हम लोग अभी पढ़े हैं mL/n² टाउ A। ठीक है, और यही मान हमारा रेसिस्टिविटी कहलाता है, जिसको कि mN² टाउ कह रहे हैं। ठीक, ये बात हम लोग रखेंगे रिमाइंड, जिसकी मदद हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है, ठीक से बारीकी से समझने का प्रयास करोगे तो क्या पॉसिबिलिटी है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। देखो यहाँ हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर में जब वो रूम टेम्परेचर पे इसको दिया जाता है तो इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडम इधर उधर मूव करते हैं। ठीक है, यानी थर्मल टेम्परेचर पर इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑफकोर्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसको कि हम लोग वाइब्रेशन कहेंगे, वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये एरो का साइन अगर ऊपर दिखा रहे तो इंक्रीज है, और अगर नीचे दिखाएंगे जहाँ पर तो वो डिक्रीज को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो समझने का प्रयास करोगे कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ गई। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाती है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉलिजन बढ़ जाएगी। कॉलिजन यानी ज़्यादा टक्कर होने लगेगा, यानी यहाँ पर जो अभी हल्के से ये कॉलिजन होने में जो टाइम लग रहा था उसकी यहाँ स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। रेंडमली इसकी स्पीड अत्यधिक बहुत ज़्यादा होने के कारण इसकी कॉलिजन भी ज़्यादा होने लगेगी। जब कॉलिजन ज़्यादा होने लगेगी तो वैसे स्थिति में रिलैक्सेशन टाइम टाउ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। ठीक है, पहले एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स को किसी एटम से टक्कर होने में मान लो जो समय लगता था, अब अगर हम इसको टेम्परेचर दे देंगे तो ये काफ़ी तेज़ी से इसके साथ जाके कोलाइड करेगा, टक्कर करेगा। तो वैसे स्थिति में रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, इसका कम हो गया। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे सिचुएशन क्या बनता है। अगर हम लोग यहाँ पर गौर करें तो रेसिस्टेंस के साथ ये इम्प्रपोर्शनल रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कम हो रहा है तो ये क्या होगा, अधिक होगा, यानी जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जो भी कंडक्टर हम लेंगे उसमें अगर रिलैक्सेशन टाइम हमारा घट रहा है तो रेसिस्टेंस वहाँ निश्चित रूप से बढ़ रहा है। अब अगर इस पर भी देख लो, रेसिस्टिविटी पे बात कर लेते हैं साथ में लेकर, अगर ये हमारा कम हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो एक ही कंडक्टर पे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहाँ रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है। घट क्यों रहा है, क्योंकि कॉलिजन हो रहा है। कॉलिजन क्यों हो रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि इसकी रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन एक और सिचुएशन है जिसपे ये डिपेंड करता है। वो सिचुएशन क्या है, वो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, अब तुम कहोगे कि सर अगर ये कॉलिजन के लिए मान लीजिए ये एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन में 1 सेकेंड में मान लीजिए कि 500 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से क्रॉस करता है,
नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर हम अगर बात करते हैं। अब अगर हम इसके टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दें, ये टेम्परेचर हमारा 33 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ जो 500 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहा था इस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन से, तो अब इसी 1 सेकेंड में हमारा यहाँ पर 5000 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्रॉस कर रहा है। तो यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गई, बढ़ गई। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में अगर बढ़ रहा है तो हमारे पास जो है काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ने के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे पर यूनिट वॉल्यूम पे वो इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ अगर हम इंडिकेट करते हैं, एन के साथ इसको रिलेट करते हैं, तब तो ये अधिक हो गया। तो जब ये अधिक होगा तब ये क्या होना चाहिए, कम, यानी ऐसी स्थिति में एन का मान तो कम हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर हम रो के साथ बात करेंगे तो ये भी अगर अधिक हो रहा है तो ये हमारा मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो एक ही इक्वेशन में दो सिचुएशन डिपेंडेंसी है। एक है वाइब्रेशन के कारण रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उसी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में कौन सा सिचुएशन हम लोग पुट करेंगे या किस सिचुएशन को लेकर चलेंगे, तो देखो यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी कंडक्टर में 1 मीटर क्यूब में लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। अगर हम 1 मीटर वॉल्यूम को कट करते हैं और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर देते हैं तो नंबर ऑफ इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास आउट होते हैं, ठीक है, 1 मीटर क्यूब पे। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखो ये 10⁻29 कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे मान के चलो कि मान लिया जाए किसी तालाब में अगर हम पानी बहुत अधिक है, बहुत सारे लीटर पानी है, इसमें अगर हम 50 लीटर और पानी डाल दें तो क्या तालाब के लेयर को कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर क्रॉस करते भी हैं तो इस दोनों को खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करते हैं तो उस समय रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का इम्पैक्ट उतना अधिक नहीं होगा जितना इसके कारण होगा। इसका ये मतलब समझ में आना चाहिए कि वाइब्रेशन के कारण कॉलिजन के कारण रिलैक्सेशन टाइम का कम होना, और रिलैक्सेशन टाइम का कम होने का मतलब है रेसिस्टेंट और रेसिस्टिविटी का अधिक होना। इसका मतलब ये इसका इम्पैक्ट सबसे अधिक होगा। हालांकि इम्पैक्ट की बात करें तो ये दोनों हो रहा है, लेकिन इसका कम होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए कि किसी ग्राउंड में अगर सनलाइट के बीच में एक छोटा सा एलईडी बल्ब अगर हम गिरा देते हैं या यहाँ पे एक एलईडी बल्ब जल रहा है, तो इस एलईडी की तुलना में ये जो सनलाइट आ रहे हैं वो क्या है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना इसका मान है या नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके साथ इसको रिलेट हम लोग नहीं करेंगे, मतलब इसका कोई इम्पैक्ट इस कंडक्टर के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। आई होप कि तुम समझ पा रहे होगे कि हम यहाँ पे तुमको समझाना क्या चाह रहे हैं। इस केस में ये समझ में आना चाहिए कि n जो है वो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब इसके मान पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलो एक बात तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि फॉर कंडक्टर अगर रेसिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, रो इंक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण उस कंडक्टर में रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, यानी फ्लो ऑफ करंट तब कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भी इक्वल टू आई आर इक्वल टू V/I हम लोग रिलेशन ये समझ चुके हैं। अगर ये अधिक है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो करंट हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी किसी कंडक्टर में अगर करंट थ्रू पास हो रही है और वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, इसका मतलब इसकी रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू हो गया है। तो ये बात हम लोग को समझ में आ रहा होगा कि जहाँ रेसिस्टेंस अधिक होगी वहाँ फ्लो ऑफ करंट कम होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही किसी भी कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट कम होता है, क्योंकि उसकी रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। चलो अब आते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर पर। सेमी कंडक्टर होता कौन कौन है, तो सेमी कंडक्टर आगे चल के पढ़ेंगे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है, ये हमारा सेमी कंडक्टर का एक एग्जाम्पल होगा, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारा कुछ हम लोग का सेमी कंडक्टर के अंदर आएगा, जो हम लोग आगे एक चैप्टर है ये जो पहले ही बात कह चुके हैं हम तुमको कि उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा बात और इस पे ग्राफ पे भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। मान लो कि हम यहाँ एक्सिस पे ग्राफ बनाते हैं, ये टेम्परेचर, ये फॉर कंडक्टर के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
कंडक्टर में क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, ये रो या फिर अगर हम आर इसको ले लेते हैं, ये एक्सिस और ये एक्सिस हमारा टेम्परेचर बनाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। मतलब एक समय ऐसा आता है जो काफ़ी तेज़ी से ये इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो वैसे स्थिति में इसकी जो ग्राफ बनेगी कुछ इस तरह से हम लोग इसको इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के साथ जो रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी है वो तेज़ी से इंक्रीज कर जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर के साथ क्या यही सिचुएशन होती है या क्या अपोजिट होती है? चलो आओ हम लोग को देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो कंडक्टर होते हैं सेमीकंडक्टर, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ये दोनों बातें हम लोग आगे चल के समझेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लो ऑफ करंट के लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग ये देख चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या सिचुएशन क्रिएट होती थी, तो जो है वो कॉलिजन इंक्रीज हो गया। कॉलिजन इंक्रीज होने के कारण जो है वो रिलैक्सेशन टाइम जो है हम लोग जिसको बात कर रहे थे, रिलैक्सेशन टाइम था वो डिक्रीज कर रहा था। उसके डिक्रीज करने के कारण जो है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी वो इंक्रीज कर रहा था। लेकिन अगर टेम्परेचर की बात अगर हम इस पे करें तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा था। काइनेटिक एनर्जी के कारण जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। तो अब आते हैं कि क्या इस सिचुएशन पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा या इस केस में इसका इम्पैक्ट अधिक होगा, क्योंकि ये दोनों तो अपने आप में अलग अलग सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा था, ठीक है। ठीक, अगर यहाँ पर ये हमारा मान चेंज ये इंक्रीज हो रहा है तो इसके इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो हम लोग बात ऑलरेडी पहले ही कर चुके थे कि ये अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर हम रो के लिए बात करेंगे तो ये भी हमारा डिक्रीज होना चाहिए। एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें आर और रो इंक्रीज कर रहा है, दूसरा सिचुएशन उसी कंडक्टर में है जिसमें आर और रो जो है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन सेमीकंडक्टर के साथ एलिजिबल कौन होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा लागू होगा? तो देखो यहाँ अब बात ऐसा है कि इस कंडक्टर को इस सेमीकंडक्टर पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको n कह रहे हैं वो बहुत ही कम होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे इसका मान काफ़ी कम होता है। लेकिन जैसे ये इसको हम टेम्परेचर देना शुरू करते हैं तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं इसकी रेंडम संख्या अधिक हो जाती है। मतलब इतना समझो कि मान लो एक नदी का एक रास्ता है, इसमें हल्का हल्का पानी फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा हो कि अचानक इसमें कई हजार लीटर पानी का फोर्स यहाँ बहना शुरू हो गया, ठीक है, तो वैसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट बहुत अधिक होगा। मतलब इनिशियल टाइम पे एट रूम टेम्परेचर जो है इस सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है पर यूनिट वॉल्यूम पे वो कम होती है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं अचानक इसकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए इस सिचुएशन में इसकी इम्पैक्ट उतनी अधिक नहीं होती है जितना अधिक इसका होता है। इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होने की वजह से फ्लो ऑफ करंट अधिक होना शुरू हो जाता है। यानी ऐसी स्थिति में n जो है अब सिग्निफिकेंट बन जाता है, यानी इसको हम लोग लेकर चल सकते हैं, इसकी इम्पैक्ट जो है वो सबसे अधिक हो जाती है। मतलब ये समझ में आ जाना चाहिए कि फॉर सेमीकंडक्टर आर जो है वो डिक्रीज होता है या रेसिस्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने का मतलब है कि जो कंडक्टर है उसमें करंट का फ्लो अधिक होना शुरू हो जाता है, जो सेमीकंडक्टर उसमें करंट का फ्लो होना अधिक हो जाता है। इसलिए हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि अगर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिला दिया जाए, उसकी टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए तो उसमें फ्लो ऑफ करंट अधिक होने लगता है। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस और या रेसिस्टिविटी कम हो जाती है। दो सिचुएशन आया, यहाँ ध्यान से सुन लो कि कंडक्टर में रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है विथ इंक्रीजिंग टू टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये दोनों इंक्रीज होगा और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये एक सिचुएशन बन गया। और एक सेमीकंडक्टर के लिए जो सिचुएशन बन रहा है, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर तो रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी, लेकिन जो करंट होगा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तुम ध्यान रखोगे, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अक्सर बनता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर पर क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगी या घटेगी? तो वैसी स्थिति में तो घटेगी। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर पे बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर पर टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कम होती है और करंट का फ्लो होना वहाँ अधिक हो जाता है। अगर हम इसके ग्राफ को देखें और समझने का प्रयास करें तो मान लो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर ये सेमीकंडक्टर के लिए है, फॉर सेमीकंडक्टर
के लिए अगर हम बात करें तो रो या यहाँ या आर के लिए हम लोग देखते हैं तो इसकी जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ ही ना ये घटना शुरू हो रहा है। मतलब ये जितना जितना जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे शुरुआत में टेम्परेचर कम था तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अधिक थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा तो वैसे आस्ते आस्ते ये क्या हो गया, इसका मान कम होना शुरू हो गया, यानी आर जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर दिया। तो ये दो सिचुएशन बना जिसपे हम लोग समझ पाएँ कि कंडक्टर और सेमीकंडक्टर पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है तो उसकी रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कितनी चेंज होती है, यानी उसकी मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट पर बात करना है कि अगर हम किसी कंडक्टर पर आर रेसिस्टेंस के लिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो उसमें कितना एनर्जी इंक्रीज होगा, उसी को हम लोग अल्फ़ा कहेंगे, ठीक है। यही अल्फ़ा हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टिविटी होगी या थर्मल रेसिस्टेंस कहेंगे। इसी का मान हम लोग को कैलकुलेट करना है। जो मेन टॉपिक्स है अब तक जो समझ पाए उसमें कंडक्टर और सेमीकंडक्टर पर क्या इम्पैक्ट होगा वो तो समझें, लेकिन अब हम लोग चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट पार्ट पे। चलो देखोगे, यहाँ समझने का प्रयास करोगे। मान लो कि एक कंडक्टर हम ले लेते हैं, ठीक है, और शुरू में इनिशियल टेम्परेचर T देते हैं तो वैसे स्थिति में इसकी जो रेसिस्टेंस है वो R है, ठीक। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसकी रेसिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, जैसा कि हम लोग कंडक्टर के लिए देख चुके हैं, ठीक। यानी अगर हम बात करें कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इंक्रीज जब करते हैं तो T से ये हमारा जो चेंज होकर T प्लस dt बन जाता है। मान लो स्मॉल अमाउंट ऑफ द टेम्परेचर चेंज करते हैं तो T से dt बन जाता है। और अगर R नॉट, ये इनिशियल रेसिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है, इनिशियल रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक, जो T टेम्परेचर पर R नॉट है, ठीक, T टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर तो R नॉट जो है इनिशियल रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हो गया। तो ये जब चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज हो गया तो रेसिस्टेंस भी चेंज हो गया, तो जो रेसिस्टेंस है वो R नॉट डी बन गया, ठीक। एक बात और गौर करते हैं हम लोग, मान लो कि एक और कंडक्टर पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम यही टेम्परेचर मान लो कि 300 केल्विन हम इसको भी दे रहे हैं, उसकी जो रेसिस्टेंस है वो कुछ है। अब अगर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इसकी जो टेम्परेचर ये 500 केल्विन ले लेते हैं, तो 500 केल्विन पर इसकी जो रेसिस्टेंस होगी, जैसे एक अगर हम रेशियो निकालें, मान लिया जाए 300 केल्विन पर इसकी जो रेसिस्टेंस है ये 5 ओम के इक्वल वर्क कर रहा है, ठीक है। तो 500 या चलो इसको डबल कर लेते हैं, मान लो इसको 6 ले लेते हैं, 600 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 ओम कर रहा है तो ये 600 केल्विन पर लेंगे तो क्या उस पर ये 10 ही ओम होगा, यानी डबल होगा क्या ना, उससे अधिक होगा, तो ये अधिक होगा, ठीक है। जैसे जैसे रूम टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 5 के जगह अगर डबल करें तो 10 की बजाय हमारा इसका मान लो 12 हो रहा है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर इनिशियल वैल्यूज़ टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो रहा है तो रेसिस्टेंस जो है वो और कहीं ना कहीं ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये तुमको समझ में आना चाहिए कि जो इंक्रीजिंग ऑफ द रेसिस्टेंस है वो डिपेंड हमारा टेम्परेचर पर तो करता ही है, यानी द चेंज ऑफ द रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। चेंज ऑफ द रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन ये जो चेंज ऑफ रेसिस्टेंस है वो इसकी इनिशियल वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा कि जिसकी ज़्यादा इनिशियल वैल्यू होगी अगर हम उस पर टेम्परेचर देंगे तो उसका वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा रेसिस्टेंस है वो दो रीजन्स पे डिपेंड करता है, आर डी आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डी टी, ठीक है, इस दोनों पर ये डिपेंड करता है। चलो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एक कांस्टेंट लिखेंगे। ये आर नॉट हम लोग को पता होना चाहिए कि इनिशियल रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल है या कंडक्टर है, ठीक है। डी आर इक्वल टू, यहाँ देखोगे एक चीज़ जो यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन है ये हमारा अल्फ़ा है, ठीक है। अल्फ़ा इज ए कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम लोग अभी डिफाइन करेंगे आर नॉट डी टी, वेयर अल्फ़ा थोड़ा सा डिफरेंट लिखोगे। अल्फ़ा जो है वो हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, ठीक। ये एक कांस्टेंट मान होता है। चलो अब हम लोग देखते हैं
कि मान लिया जाए कि किसी ये डी आर का मान तो किसी एक छोटे से सिस्टम का छोटे से भाग पे हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं पूरे कंडक्टर पर हम इसको करें, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों वैल्यू को, यानी ये डी आर को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा और यहाँ पर अल्फ़ा आर नॉट डी टी को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। सपोज मान लो इनिशियल रेसिस्टेंस आर नॉट है और फाइनल को हम आर एफ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी लिमिट जो हो गई आर नॉट से आर एफ तक, इनिशियल से फाइनल तक। वैसे ही टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम पे भी हम मान लो टी आई ले लेते हैं इनिशियल टाइम और टी एफ ले लेते हैं टी फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पर दो मान निकल गया, टी आई इनिशियल टाइम टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर और ये फाइनल टेम्परेचर जितना ज़्यादा हम देना चाहेंगे, ठीक है। मान लिया जाए 300 केल्विन है, उसको बढ़ाते बढ़ाते 500 केल्विन करना चाहते हैं, तो 300 केल्विन जो है वो इनिशियल टेम्परेचर हो गया और 500 केल्विन हमारा जो है वो फाइनल टेम्परेचर हो गया। चलो अगर हम इस पर बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर का जो हो गया आर और लिमिट जो हो गया आर नॉट से आर एफ तक हो गया। यहाँ पर अल्फ़ा और आर नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये निकल गया, और डी टी का हमारा जो इंटीग्रेशन हो गया वो टी हो गया, जिसके लिए टी आई यानी टेम्परेचर इन इनिशियल से लेकर टेम्परेचर इन फाइनल तक हमारे पास मान आ गया। अगर इस पर गौर करो तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है आर एफ माइनस आर नॉट ये हो गया, फाइनल माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा आर नॉट, यहाँ पर टी फाइनल, ठीक है, माइनस टेम्परेचर इनिशियल, ठीक। चलो ये हो गया। अब इसी को हम लोग आर एफ माइनस आर नॉट अल्फ़ा आर ओ, इसी को हम लोग डेल्टा टी कहेंगे, चेंज इन टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है, वेर टी फाइनल माइनस टी आई यानी टेम्परेचर इन फाइनल और टेम्परेचर इनिशियल को अगर माइनस करेंगे तो डेल्टा टेम्परेचर हो गया, जो दोनों के डिफरेंस को समझाने का प्रयास करेगा यहाँ पर, ठीक है। आर एफ इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, आर नॉट प्लस अल्फ़ा आर नॉट डेल टी, ये हमारा मान निकलेगा। तो आर अल्फ़ा के लिए हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ रहा है, यानी रेसिस्टेंस इन फाइनल आर नॉट अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये हमारा एक मान निकल गया, ठीक है। यहीं से ये रेसिस्टेंस के लिए निकल सकता है, तो रेसिस्टिविटी का भी निकल सकता है, क्योंकि हम नॉर्मली रेसिस्टेंस के लिए क्या जानते हैं, रो एल बाई ए, ठीक है। यहाँ रेसिस्टिविटी को अगर अकेला करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा आर ए बाई एल, ठीक है। चलो रेसिस्टेंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, इस फॉर्म में बिल्कुल लिखा जा सकता है, यानी आर एफ को हम लोग रो एफ, ना तो लेंथ चेंज हो रहा है ना ही एरिया चेंज हो रही है, तो इसको हम यही लिखेंगे। यहाँ आर नॉट जो इनिशियल वैल्यू था, इसको रेसिस्टिविटी ऑफ द इनिशियल पोजीशन पे हम बात करते हैं, तो ना एल चेंज होगा ना ही ए चेंज होगा, और 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी जो है वो रहेगा। ये दोनों हमारा मान क्या हो गया, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रो एफ यानी रेसिस्टिविटी इन द फाइनल जो है वो रेसिस्टिविटी इन इनिशियल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हमारे पास मान निकल गया, यानी रेसिस्टिविटी को भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं टेम्परेचर चेंज होने के बाद, ये हमारा मान बनेगा, और रेसिस्टेंस के लिए ये बनेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसकी ज़रूरत हम लोग को न्यूमेरिकल्स बनाते वक्त भी होगा, ठीक है। तो एक बात जो समझ में आ गया कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी भी चेंज होगा विथ इंक्रीजिंग टू टेम्परेचर, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ से ये इस मान से इसी मान से हम लोग ऐसा करते हैं कि अल्फ़ा का मान पता करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ द रेसिस्टिविटी कितनी आएगी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टिविटी कितना आएगा। अभी हमारे पास जो मान है वो यहाँ पर देखोगे सभी बच्चे, आर एफ इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फ़ा आर नॉट डेल टी, यही है, ठीक है। तो आर एफ माइनस आर नॉट इक्वल टू अल्फ़ा आर नॉट डेल टी बन गया, ठीक। अगर हम यहाँ पर आर एफ माइनस आर नॉट बाय आर नॉट डेल्टा टी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यही हम लोगों का जो मान है वो अल्फ़ा के मान को बताएगा, ठीक है, वेयर अल्फ़ा इज़ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टिविटी, ठीक है। ये मान चेंज हो गया। अब यहाँ गौर करोगे कि दो सिचुएशन था, एक था कंडक्टर और एक था सेमी कंडक्टर।
दोनों के लिए अल्फ़ा का मान क्या होगा, इसके लिए अल्फ़ा का मान क्या बनेगा, इसके लिए अल्फ़ा का मान क्या बनेगा, आओ देखते हैं। हम लोग अगर सिचुएशन पे बात करें, देखो इस इक्वेशन पे ही दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ ये रेसिस्टेंस ऑफ फाइनल है, ये इनिशियल रेसिस्टेंस है। हम लोग को पता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो फाइनल रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा फॉर कंडक्टर, यानी इसका मान ये बढ़ते चला जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि इनिशियल वाले के साथ क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा का मान हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी से कंडक्टर के लिए जब भी हम बात करेंगे तो जो अल्फ़ा का मान होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी पॉजिटिव वैल्यू हमको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम अल्फ़ा का मान पॉजिटिव ऐड करेंगे तभी जाके ये आर एफ के साथ इक्वल होगा, ठीक है, विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन कंडक्टर, ठीक। और अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो बोलो सिचुएशन क्या था, सेमीकंडक्टर पर जब बात कर रहे थे तो जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था वैसे वैसे फाइनल जो रेसिस्टेंस था वो डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। यानी जो इनिशियल जो रेसिस्टेंस था उससे ये मान कम हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो मान के साथ अगर हमको कम करना है, ये रिजल्ट हमको छोटा चाहिए। मान लीजिए ये हमारा मान 4 है और यहाँ पे हमारा मान ये 5 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑफकोर्स कुछ ना कुछ मान यहाँ पे घटाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमको नेगेटिव जो मान है यानी नेगेटिव वैल्यू ऑफ द अल्फ़ा पुट करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे मान लो ये मान 5 है और ये हमारा मान जो है वो 3 है, तो उसको हम 8 जब इसी सिचुएशन पे बात करते हैं, अगर ये 5 है और यहाँ पर अगर ये 3 है तो हमको यहाँ पे 8 करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा था विथ राइजिंग ऑफ द टेम्परेचर इन कंडक्टर, लेकिन यही डिक्रीज हो रहा है विथ राइजिंग ऑफ द टेम्परेचर इन सेमी कंडक्टर। तो कुल मिलाकर ये समझ में आया कि अल्फ़ा का जो मान है वो सेमीकंडक्टर के लिए माइनस में होगा और कंडक्टर के लिए प्लस में होगा, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन था जिसको कि हम लोग समझ चुके हैं। आई होप यहाँ तक तुमको समझ में आया होगा। कम से कम वीडियो को 2 बार जरूर देखोगे सभी बच्चे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तुम्हारे 12th फिजिक्स के लिए, फिर से हम समझा देना चाहते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा है लेकिन अगर समझोगे तो इसमें से 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमारा बाहर निकल रहा है। एक बात और, जो भी बच्चे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो या रेगुलर देखते हो तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम टोटल जो तुम्हारे 12th फिजिक्स के टॉपिक्स हैं उसको एक एक करके हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग एक नया टॉपिक्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए जो बताया है उसको सब कोई अच्छे से समझोगे और इसका नोट्स क्लियर करोगे।